भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान का श्योपुर आगमन। सिंधिया खेमे के ब्रजराज सिंह चौहान है भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष। आम सभा को करेंगे संबोधित ब्रजराज। नर्मदापुरम में से सोशल मीडिया पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का ऑडियो वायरल। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को दी जा रही गालियां। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार ने ऑडियो को बताया फेक। बागली के चापड़ा में मोबाइल शॉप पर सुबह 4 बजे चोरों का धावा। मोबाइल लैपटॉप लेकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। नरसिंहपुर में अखिल विश्व हिंदू एकता मंच ने सौंपा ज्ञापन। संगठन ने राष्ट्रपति से हिंदुओं के हत्यारों को फांसी देने की रखी मांग। हत्यारों को फांसी दो के हिंदू संगठनों ने लगाए नारे। और बिलासपुर में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप हुई जब्त। 2 लाख से ज्यादा की सिरप समेत आरोपी गिरफ्तार। नशे के कारोबार पर रोकथाम लगाने जिले में हुआ था नारकोटिक्स सेल का गठन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान की अपने काफिले के साथ 3 बजे श्योपुर पहुंचने की खबर मिल रही है। बता दें कि आम सभा से लोगों को वो संबोधित करेंगे। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। सिंधिया खेमे के ब्रजराज सिंह चौहान वर्तमान में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजराज सिंह चौहान अपने काफिले के साथ 3 बजे श्योपुर पहुंचेंगे, ऐसी खबर मिल रही है, जहां पर आम सभा को वो संबोधित करेंगे। उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। सिंधिया खेमे के ब्रजराज सिंह चौहान वर्तमान में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए नितिन सोलंकी श्योपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी नितिन, ब्रजराज सिंह चौहान अपने खेमे के साथ श्योपुर पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबर मिल रही है। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रजराज सिंह चौहान को अभी चूंकि वो श्योपुर जिले से ही ताल्लुका रखते हैं और श्योपुर जिले के रहने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों पहले उनको प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर के उनको पार्टी की नई जिम्मेदारी दी है। तो उसके बाद वह दिल्ली पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्हें मुलाकात की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हैं, क्योंकि जब सिंधिया जी ने पार्टी ज्वाइन की थी बीजेपी, तभी ब्रजराज सिंह चौहान जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में अपना पक्ष रखा और साथ ही पार्टी ज्वाइन की थी। फिलहाल अभी जी बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा वो अपने सवाई माधोपुर के रास्ते से राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के अंदर अब श्योपुर जिले पहुंचने वाले हैं। लगभग 2 सैकड़ा से 200-300 गाड़ियां उनके काफिले में मौजूद हैं और वहां से वो अपने काफिले के साथ में श्योपुर जिले आ रहे हैं। जी, तो वो वहां पहुंच रहे हैं, उसको लेकर वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं अभी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूरी श्योपुर जिले में 3 बजे के आसपास में टाइम दिया है। यहाँ पर 3 बजे वह आम सभा को संबोधित करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को और शहर की जनता को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि जगह जगह उनका स्वागत है। उनके स्वागत कार्यकर्तागण जिन एक गांव उन्होंने चयनित किए हैं, वहां से लोग उनका माला के साथ में, फूल बरसा के साथ में, डीजे बैंड के साथ में वो लगातार श्योपुर की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो दौरा हो रहा है उनका, ये जो दौरा चल रहा है अभी, तो क्या जो आने वाले चुनाव है उसको देखते हुए ये दौरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि मैं आपको बताया ये श्योपुर जिले से ही संबंधित हैं। श्योपुर उनका निवास है। चूंकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली सबकी मुलाकात करने के बाद कार्यकर्ताओं में इतना जोश और कार्यकर्ताओं में इतना जुनून था कि उनका स्वागत बंधन इस तरीके से किया जा रहा है कि एक बिल्कुल नए तरीके से भव्य स्वागत तैयारी यहाँ पे कर ली गई है। चूंकि मैं बताना चाहूंगा ब्रजराज सिंह चौहान पहले कांग्रेस पार्टी में संबंध रखते थे, कांग्रेस पार्टी में थे। लगातार 32 से 35 सालों का सफर उनका राजनीतिक में निकला है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसी समय पर ब्रजराज सिंह चौहान जी उनके साथ ही बीजेपी में शामिल हुए और इससे पहले वो प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाए गए थे। उसके बाद यहाँ पर उनको नई जिम्मेदारी देकर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
कार्यकर्ताओं में जुनून और आने वाले चुनावों को लेकर उन्होंने बताया कि 2023 में चुनाव होने वाले उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी भारतीय जनता पार्टी। और अब देखा ही जा सकता है क्योंकि विधायक के चुनाव भी नजदीक होने को हैं, कहीं ना कहीं ये तय होगा कि इस जुनून से, इस जो जोशीले अंदाज से, जिस तरीके से श्योपुर में काफिले के साथ आ रहे हैं, क्या नया रुख श्योपुर शहर के लिए एक, चूंकि हवा ये चल रही थी क्योंकि विधायक की सीट के दावेदार भी ये हो सकते हैं, चाहे श्योपुर विधानसभा क्रमांक हो या विजयपुर विधानसभा क्रमांक हो, इन दोनों जगह से उनका सीटों का आंकलन यहाँ के लोग और श्योपुर जनता लगा रही है। अब आगे देखने को क्या मिलता है, ये आज के इस आम सभा संबोधित करने के बाद ही पता पड़ेगा। जिस तरीके से इतने बड़े काफिले के साथ आज श्योपुर पहुंचने वाले हैं, तो क्या उनके आने से श्योपुर को कोई सौगात मिल सकती है? मैं चूंकि बताना चाहूंगा इस तरह की सौगात का तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि नई जिम्मेदारी पार्टी की मिली है, क्योंकि संबंध उनका श्योपुर से, जन्म उनका श्योपुर से ही है। अब वो यहाँ पर आकर के अपने सभा में क्या संबोधन करते हैं, इस पर हमने नजर बनाए रखना है। क्या वो ऐसी लोगों को संबोधन करेंगे, क्या इस बात वो लोगों से कहने वाले हैं जिसका सभी को इंतजार है। और लोग श्योपुर के लोकल में, मैं आपको बता दूं, श्योपुर की जनता भी उनका इंतजार कर रही है किस तरीके से वो हमारे बीच में आएंगे और जगह जगह उनका स्वागत बंधन लोकल क्षेत्र में भी किया जाना है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ये उनकी आम सभा संबोधन होने के बाद ही पता लगेगा। वो ये सवाल इसलिए पूछा मैंने नितिन, चूंकि वो श्योपुर से रहने वाले हैं तो उनको पता है कि क्या वहाँ जरूरत है, तो हो सकता है कि उसको लेकर वो कुछ नई वो निकाले, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बताऊं कि बिजराज सिंह चौहान जी का जब कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, सब कार्यकाल से लेकर के आज तक लोगों की पसंद बने हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ श्योपुर के विकास को लेकर हम लोग बात करें या कुछ ऐसे मुद्दे जिनके लिए तत्काल उनको खड़ा होना एक उनको पसंद है। जब कोई भी यहाँ पर काम होता है या कोई भी समस्या लोग उनके पास लेकर जाते हैं, वो तुरंत निसंकोच करते हुए उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए सभी धर्म जाति के, सभी समुदाय के लोग उनको पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी समुदाय के लोगों में जो पुराने उनके पार्टी के रहे हो और जो उनके साथ में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की हो, वो काफी लोग उनके समस्या को लेकर के, और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं बिजराज सिंह चौहान जी का एक ऐसा नेचर और बिजराज सिंह चौहान जी का जो संबंध है लोगों के दिल तक बना हुआ है, इसकी वजह से इतना हम हुजूम देख सकते हैं उनके सामने। और श्योपुर शहर में आने के बाद और बहुत बड़ा कार्यक्रम उनका होने वाला है, 3 बजे संबोधन करेंगे। उसमें क्या कहते हैं और क्या लोगों के लिए समस्या और क्या लोगों के लिए वो करना चाहते हैं, ये उनके संबोधन को सुनने के बाद ही पता लग सकेगा। ठीक है नितिन, आप लगातार उन पर नजर बनाए रखिए कि आखिर वो क्या कुछ घोषणाएं करने हैं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही, अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता रहे थे खबर श्योपुर से, जहां पर अभी आगमन होने वाला है और आगमन के थोड़ी ही देर बाद संबोधन होगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर वो इस संबोधन में क्या कुछ कहने वाले हैं। नर्मदापुरम में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि नर्मदापुरम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का बताया जा रहा है। इसमें से कांग्रेस आईटी सेल नर्मदापुरम के नगर अध्यक्ष लवलेश जैन से बातचीत करते हुए पचौरी को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे हैं। मामले में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्विटर पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का संस्कार और मर्यादा जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का कहना है कि ये फेक ऑडियो है, उसमें मेरी आवाज नहीं है। बता दें कि इस कृत्य से गुस्साए कांग्रेस आईटी सेल कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का पुतला दहन किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फर्जी तरीके से जिस भी मिक्सिंग किया हो, ना मैं उसमें हूँ, ना मेरी उससे कभी कोई बात है। और जिसके नाम से वो वीडियो चलाया जा रहा है, वो व्यक्ति खुद अभी लड़की को छेड़ने के अपराध में होशंगाबाद में उसके ऊपर अपराध कायम किया गया। हो सकता है कि किसी शूटर के माध्यम से मेरी छवि धूमिल लगाने का प्रयास किया गया। क्या मंत्री जी कुलस्ते जी को भी आप मानहानि का नोटिस? भाई, जिसने भी हमारे सम्मान के लिए ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है, आज संविधान में प्रावधान है, हम उसके अनुरूप जिसने भी हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल किया उनके खिलाफ मानहानि का दावा बिल्कुल प्रस्तुत कर। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के मन में जातिवाद को लेकर कई आशंकाएं बहुत सालों से और बहुत दिनों से हैं। इससे पहले भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में उनके मुंह से ब्राह्मणों के खिलाफ गलत शब्द निकले, जिसके चलते उनकी बनाई हुई नई कार्य समिति में मुझे भी उन्होंने जिला सचिव बनाया था, जिस पद से मैंने इस्तीफा दिया था। और वही कृत्य ले लो या वही काम ले लो, उन्होंने आज फिर किया है। और इस बार उन्होंने अपना निशाना साधा है आदरणीय सुरेश पचौरी पे। ब्राह्मण समाज के ही नहीं,
कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, वो नर्मदांचल के भी सर्वमान्य हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज का जो नर्मदापुरम है कभी होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। इस होशंगाबाद को बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम आपको बता रहे हैं नर्मदापुरम का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए गजेंद्र राजपूत नर्मदापुरम से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, वहां पे एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अध्यक्ष जो कि सत्येंद्र फौजदार हैं, उनका बताया जा रहा है, जिसमें गाली गलौज करते हुए वो नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक निंदनीय कार्य किया है। एक लवलेश जैन और कांग्रेस जिला अध्यक्ष का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसको लेकर ये ऑडियो वायरल हुआ है। और ऑडियो में जिला अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं सुरेश पचौरी जी को गाली और अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर आईटी सेल और जी इन्होंने रात में पुतला जिला अध्यक्ष का पुतला दहन भी किया है और लगातार इनका विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार तस्वीरों में दिख रहा है किस तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है। लेकिन उनका तो ये कहना है कि सत्येंद्र फौजदार ने ये बताया, जो अध्यक्ष है जो कि उनका तो ये कहना है कि ये फेक आईडी है। जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर जब जिला अध्यक्ष जी से भी बात की है तो उन्होंने कहा है कि ये मेरे खिलाफ साजिश है और ये ऑडियो नकली है और इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अगर जांच के बाद अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझ पर कार्रवाई की जाए। आपको बताया उन्होंने कि किसके द्वारा ये साजिश रची गई है? उन्होंने उनका कहना है कि बीजेपी के कुछ लोगों के दबाव में आके ये ऑडियो बनाया गया है और वायरल किया गया है, ये भी उनका कहना है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नर्मदापुरम से पूरी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर नर्मदापुरम में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि नर्मदापुरम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का बताया जा रहा है, जिसमें वे गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें वे कांग्रेस आईटी सेल नर्मदापुरम के नगर अध्यक्ष लवलेश जैन से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो मंत्री सुरेश पचौरी को गालियां देते नजर आ रहे हैं। हालांकि मामले में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्विटर पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का संस्कार और मर्यादा जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का कहना है कि ये एक फेक ऑडियो है, उसमें मेरी आवाज नहीं है। बता दें कि इस कृत्य से गुस्साए कांग्रेस आईटी सेल कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का पुतला भी दहन किया है। काफी आक्रोश नजर आ रहा है दोनों में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो युवा हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया है और विरोध के चलते उनका पुतला भी दहन किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब जिला अध्यक्ष हैं जो उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये फेक आईडी है। सत्येंद्र, चलिए और इस पर चलिए अब हमारे साथ जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार जुड़ गए हैं, जिन पर ये सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा उनका ये वीडियो वायरल हुआ है। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, सत्येंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर लगता है आप नेटवर्क में नहीं खड़े हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क में खड़े होइए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। देखिए क्या है, जी काम कर रहे हैं। हाँ सत्येंद्र जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है नर्मदापुरम का, जो कि सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। एक ऑडियो वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, पिछले 2 वर्ष से तो बहुत शानदार जिले में काम कर रहे हैं जी। और उसका परिणाम ये है कि लोगों ने मैनिपुलेट करके वो हमारे सम्मान नहीं देता उस खिलाफ दिखा है, जबकि मेरे लिए सब मेरे पूजनीय है, पिता तुल्य है सब, और उनके आशीर्वाद से मैं जिला चला रहा हूँ। ये बिल्कुल असत्य है। ठीक है मैडम। सर, ये लवलेश जैन जो कि कांग्रेस
कार्यकर्ता है उनके द्वारा ये ऑडियो वायरल किया गया सर। जी सर। लगता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हम आप तक को तब तक बता देते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या थी। आपको बता दें कि नर्मदापुरम में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो कि नर्मदापुरम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का बताया जा रहा है। इसमें से कांग्रेस आईटी सेल नर्मदापुरम के नगर अध्यक्ष लवलेश जैन से बातचीत करते हुए पचौरी को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। मामले में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्विटर पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का संस्कार और मर्यादा जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का कहना है कि ये पूरा जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये एक फेक ऑडियो है, इससे उनका कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। और उन्होंने उसमें से जो आवाज आ रही है उन्होंने कहा कि वो भी मेरी आवाज नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा बीजेपी के जो लोग हैं उनके द्वारा कुछ लोगों को दबाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे फेक आईडी बनाकर फेक ऑडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है। उनका ऐसा आरोप है। उनका कहना है, जैसे कि अभी उन्होंने बताया, हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने यही कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों के द्वारा हमारे सहयोगी ने बताया कि दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते उन पर ये ऑडियो वायरल हुआ है, ऐसा आरोप है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। ये खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तो ऑडियो काफी वायरल हो चुका है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर वो गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। और इसमें से वो कांग्रेस आईटी सेल नर्मदापुरम के नगर अध्यक्ष लवलेश जैन से बातचीत करते हुए और नजर आ रहे हैं, जिसमें वो मंत्री सुरेश पचौरी को गाली गलौज कर रहे हैं, उनके साथ गाली दे रहे हैं उन्हें, जो कि साफ ऑडियो में नजर आ रहा है। इसके बाद जब कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर काफी आक्रोश है, जिसके चलते उन्होंने उनका पुतला भी फूंका है। और लगातार आप देख रहे हैं कि ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से वहां का सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है और काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि अब नर्मदापुरम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का बताया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ये ऑडियो उनका नहीं है, इसमें जो आवाज आ रही है ये उनकी नहीं है, सीधे तौर पर उन्होंने खंडन किया है। लेकिन इन पर जो ऑडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर पर उनकी आवाज नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस आईटी सेल नर्मदापुरम के नगर अध्यक्ष लवलेश जैन से ये बातचीत कर रहे थे, जिसमें ये मंत्री सुरेश पचौरी को गाली देते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्विटर पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का संस्कार और मर्यादा जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सत्येंद्र फौजदार का कहना है कि ये एक फेक ऑडियो है, इसमें उनकी आवाज नहीं है, ये उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें फंसाने की साजिश है, जिसके चलते ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि उन्होंने बात की, जब उनसे बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बीजेपी के कुछ लोगों के द्वारा ये साजिश रची जा रही है, जिसके चलते उन्हें बदनाम करने के लिए ये ऑडियो वायरल किया गया है। उनका कहना है कि इस ऑडियो में उनकी आवाज़ नहीं है, ये ऑडियो उनका नहीं है, साफ इनकार किया उन्होंने इस ऑडियो से। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बागली पुलिस थाना के चापड़ा में इंदौर रोड स्थित मां अन्नपूर्णा मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोल दिया है और सुबह 4 बजे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं चोर मोबाइल लैपटॉप चुराकर फरार हो गए हैं। बता दें कि चापड़ा में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जो कि स्थानीय पुलिस पर सवाल खड़े कर रही हैं। नरसिंहपुर में अखिल विश्व हिंदू एकता मंच द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले धर्मान्वियों को धर्म विशेष के द्वारा हत्या की जा रही है। हाल ही में हुई घटनाओं में 25 जनवरी को गुजरात में जिहादियों ने किशन भरवाड़ की हत्या कर दी। 6 फरवरी को झारखंड के हजीराबाग में रूपेश पांडे की हत्या कर दी गई। 8 फरवरी को बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई और 17 जनवरी को दिल्ली के सुल्तानपुरी में दलित हीरा लाल गुजराती की बेटी से
इरफान ने रेप कर उसकी हत्या कर दी। संगठन ने हिंदुओं के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की मांग की है। वो खुद देश से पिछले एक माह से निरंतर जो हिंदू और हिंदू से जुड़े हुए विचारधारा रखते हैं उनकी निरंतर हत्याएं हो रही हैं। इन हत्याओं को लेकर न पुलिस प्रशासन अपना कर्तव्य निभा रहा है, न ऊपर प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए हैं, राजनेता हैं, वो अपना सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड में अभी जो दुखद घटना घटी है, इस घटना में वहाँ की सरकार ने, जो विपक्ष में बैठी सरकार है, वहाँ जाकर उन हिंदू परिवारों से मिलने की कोशिश की गई, पर वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा उनको रोका गया और उनको नज़रबंद किया गया और उनके परिवार और कई लोगों के ऊपर उन्होंने झूठी तरीके से केस बनाए हैं। इसके विरोध में हम लोग संभाग अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिलासपुर जिले में नशे के कारोबार पर रोकथाम के लिए पुलिस कप्तान पारुल माथुर द्वारा जिला नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है, जिसके तहत नशे के काम में संलिप्त सौदागरों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एक बार फिर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 2 लाख से अधिक की कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की है। नारकोटिक सेल और सिरगिट्टी थाने की ये संयुक्त कार्रवाई है। इसमें सूचना प्राप्त हुई कि ये आरोपी जो है अजय राठौर, ये चांपा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये वहाँ से नया बस स्टैंड के पास अपनी कार में काफ़ी बड़ी मात्रा में कफ सिरप लेकर जा रहा है। इसके सूचना पर इसको वहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया और इसकी गाड़ी से 750 बॉटल्स कोडीन युक्त कफ सिरप जब्ती की गई हैं। पूर्व में जांजगीर में भी इसके ऊपर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बिलासपुर में इसको पहली बार अरेस्ट किया है। NDPS एक्ट धारा 21 के तहत गिरफ्तार करके इसको रिमांड पर भेजा जाए। सुजालपुर में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने विश्व बैंक परियोजना के तहत जारी आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं JNS शासकीय महाविद्यालय में आयोजन हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर RK शर्मा ने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए इस तरह के प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देशमुख सर ने छात्राओं से प्रशिक्षण से पूर्व एवं प्रशिक्षण के बाद आए बदलावों के बारे में सवाल भी किए। इस दौरान छात्राओं ने प्रशिक्षण में सीखी हुई विधाओं का भी प्रदर्शन किया। रोजगार दिवस पर शाजापुर के जिला मुख्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा कुल 268 हितग्राहियों को 6,74,20,000 रुपए की राशि के ऋण वितरण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस रोजगार मेले में इंदौर, भोपाल, देवास, पीथमपुर समेत 10 कंपनियों ने भाग लेते हुए कुल 125 युवाओं को रोजगार ऑफर पत्र दिया। डबरा में जिला स्तरीय सुशासन शिविर लगाया गया, जिसमें 619 आवेदनों में से 346 का मौके पर ही निराकरण किया गया। किसी भी आयुष्मान कार्ड, किसी भी की पेंशन तो किसी को राशन कार्ड मिला। ग्वालियर जिले में राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित हो रहे सुशासन शिविर जमीनी स्तर पर सार्थक परिणाम दे रहे हैं। जिला स्तरीय सुशासन शिविर में इसके सजीव दर्शन हुए। शिविर में कुल 619 आवेदन दर्ज हुए, जिनमें से 346 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण हुआ और संबंधित लोगों को लाभान्वित कराया गया। डबरा SDM प्रदीप शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला और खंड स्तरीय अधिकारी शिविर में मौजूद रहे और समस्याओं का निराकरण किया। शिविर स्थल पर विभागवार अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। सुशासन शिविर शासन के निर्देशानुसार लगातार चल रहे। हमने कुछ जिला स्तरीय बड़े स्तर पे, जिसमें सारे विभाग के जिला प्रमुख होंगे, जिला स्तरीय सुशासन शिविरों का आयोजन भी किया है। उसी कड़ी में आज डबरा में ये सुशासन शिविर आयोजित किया जा रहा है और इसमें शासन के जितने भी विभाग हैं, उन विभागों से संबंधित कोई भी आवेदन आदमी लेके आ सकता है। समस्या निराकरण करने लायक होगी तो हम आज ही निराकरण करके जाएंगे।
चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए भरत रावत डबरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, डबरा में जिला स्तरीय सुशासन शिविर लगाया गया है। जी, जैसा कि सरकार के दिशा निर्देशानुसार कल 25 फरवरी को डबरा में एक जिला स्तरीय शिविर लगाया गया, जिसमें कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और एडीएम जो अपर कलेक्टर हैं वो एचबी शर्मा के साथ साथ जिला सीओ और डबरा अनुभाग के जो सभी ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी थे वहां मौके पर उन्होंने एक शिविर लगाकर जो जितने भी जो वहाँ आवेदन आए उनका त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका निराकरण किया। साथ ही जो आवेदन रह गए हैं उनका एक हफ्ते में निराकरण के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कलेक्टर साहब ने। तो इस शिविर में कितने आवेदन आए और कितनों का मौके पर ही निराकरण किया गया? और जैसा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया है उसमें 619 आवेदन प्राप्त हुए उनमें, और मौके पर 346 आवेदनों का त्वरित कार्रवाई करते हुए निराकरण किया गया है। वहीं जो शेष आवेदन जो बचे हुए हैं उनका एक हफ्ते के अंदर निराकरण करने के दिशा निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच वहां फंसे छात्रों के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का संकट गहराता नजर आ रहा था, उसी समय दुनिया भर में देशों ने अपने अपने देश के छात्रों को वापस बुला लिया था, लेकिन हमारे देश की केंद्र सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उनका कहना है कि यूक्रेन में फंसे छात्रों में 70 से ज्यादा बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं। मोदी सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण आज हमारे देश के 21,000 से अधिक बच्चों का जीवन यूक्रेन में संकट में फंसा हुआ है। लगातार मांग की जा रही थी कि हमारे देश के बच्चों को वापस बुलाया जाए। हमारे छत्तीसगढ़ के भी 70 से अधिक बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार से इस संबंध में लगातार संपर्क में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हेल्पलाइन भी बनाया हुआ है। दुनिया भर के देशों ने जब यूक्रेन में और रूस के बीच में युद्ध का संकट गहराया उसके पहले ही अपने यहाँ के बच्चों को वापस बुला दिया। भारत सरकार ने इस दिशा में कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया। न एयर बबल में छूट दी गई, न ही उड़ानें बढ़ाई गई, न ही एयरलाइंस कंपनियों को कहा गया कि स्पेशल उड़ानें चलाकर वहाँ के बच्चों को वापस लाया जाए। अब जबकि स्थिति भयावह हो चुकी है तब केंद्र सरकार ने प्रयास शुरू किया है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार हर संभव उपाय करे। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए विकास चंद्राकर रायपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, वहां पर जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते अब कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस के जो लोग हैं कांग्रेस कमेटी के, उन लोगों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, उन्हें दोषी ठहराया है। देखिए, जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध का संकट गहराया है उसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि जो जब जिस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट गहराने से पहले जितने भी देश थे उस देश के लोग अपने सभी छात्रों को, अपने देश के सभी लोगों को वापस बुला लिया गया था, पर भारत ने इस तरह से कोई पहल नहीं की, जिसके कारण आज जो है देश समेत जो छत्तीसगढ़ के जो छात्र है वहां पढ़ने गए हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं, उनकी जान जो है वो खतरे में है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने हेल्पलाइन भी जारी किया है, जिसमें लगभग अभी तक यूक्रेन से 75 छात्रों का कॉल आ चुका है जो वहां पे फंसे हुए हैं। फिलहाल अभी अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो वहां से कितने छात्र आ चुके हैं अभी? जी, लगभग देखिए जो राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों ने मिलकर जो पहल की उससे अभी खबर भिलाई के कुछ छात्र लौटे हैं यूक्रेन से, और भी छत्तीसगढ़ के जो कुछ जिले हैं वहां के भी जो है छात्र वहां से लौटे हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते
सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और सभी व्यवस्थाएं फिलहाल वहां बंद कर दी गई हैं। उस बीच कई नागरिक वहां भारतीय फंसे हुए हैं, कई छात्र वहां फंसे हुए हैं, जिसके चलते सभी लोगों में वो देखा जा रहा है, सभी लोग दुखी हैं और सभी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सही सलामत घर लौट कर आ जाएं। और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने रूस और यूक्रेन के बीच वहां फंसे छात्रों के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। उनका कहना है कि उन्होंने समय रहते उन्हें वापस नहीं बुलाया, जिसके चलते आज ये स्थिति बनी है और वहां पर लोग फंसे हुए हैं। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का संकट गहराने की जब खबर आ रही थी, उसी समय दुनिया भर के देशों ने अपने अपने देश के छात्रों को वापस बुला लिया था, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने नहीं बुलाया, जिसके चलते केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ के 70 से ज्यादा छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। सीधा सीधा आरोप लगाया है कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर। उनका कहना है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सरकार की लापरवाही के चलते ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है और आज 70 से ज्यादा बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जब यूक्रेन में और रूस में युद्ध होने की संभावनाएं थी, तो उनका कहना है कि मोदी सरकार को वहां से छात्रों को वापस बुला लेना था, जिसके चलते आज ये संकट खड़ा नहीं होता। लेकिन उस समय मोदी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते आज ये संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने ये आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार के ऊपर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार का ही पूरा दोष है, जिसके चलते आज ये संकट खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने लापरवाही बरती है। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की खबरें आ रही थी, तो सारे देशों ने अपने अपने देश के बच्चों को बुला लिया था, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने अपने छात्रों को नहीं बुलाया, जिसके चलते आज ये पूरा संकट खड़ा हुआ है। सीधे तौर पर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि ये इनका मोदी सरकार की लापरवाही के चलते ही ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से श्री चंद्र सुंदरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कांग्रेसियों ने सीधी तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी लापरवाही के चलते आज बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम लगातार और हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हम अभी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ मंशा है वहाँ की, छत्तीसगढ़ के जो नेता प्रवक्ता उन लोगों की क्या कुछ मंशाएं हैं, जानेंगे। कुछ ही देर में हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि वहाँ के लोगों से संपर्क हो पाए, वहाँ के प्रवक्ताओं से, मंत्रियों से संपर्क हो पाए, जिससे कि वहाँ की जो क्या कुछ परिस्थिति है, क्या कुछ घट रहा है वहाँ पर, वो सारी हम उनसे बात कर पाए। तब तक हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। चूंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर केंद्र सरकार को दोषी बताया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने समय रहते बच्चों को वहां से नहीं बुलाया। अगर समय रहते बच्चों को वहां से बुला लिया जाता तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ना आती, ये संकट खड़ा ना होता। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर बीजेपी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से श्री चंद्र सुंदरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हैं उनकी लापरवाही के कारण फंसे हैं। देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाना कांग्रेस का एक फैशन बन गया है। हर चीज में आरोप लगा देना केंद्र सरकार पे, अपनी विफलता को भी ये केंद्र से जोड़ते हैं। और जहां तक यूक्रेन में फंसे छात्रों की बात है, तो मोदी सरकार निश्चित रूप से उनको
भारत लाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि उनको आने जो लाने में खर्च होगा वो सारा सरकार देगी। ऐसा मोदी सरकार इस मामले में लगी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार वहाँ की सरकारों से बात। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। मैं बाहर जी सर, उनमें एक और आरोप लगा, उनका कहना है कि जब ये खबर आ रही थी कि यूक्रेन और रूस में जब युद्ध की खबरें आ रही थी तो सारे देश के लोगों ने अपने अपने छात्रों को बुला लिया था, लेकिन भारत देश के लोगों ने नहीं बुलाया। केंद्र सरकार ने भारत के जो छात्र हैं उन्हें नहीं बुलाया है, इसके चलते ये हुआ पूरा। लगातार प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन छात्रों को वापस लाने की पूरी तैयारी हो गई है, वहाँ की सरकारों से बात हो गई है, सारा खर्च वहन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भारत सरकार उठा रही है उनको लाने का। ये कांग्रेस हमेशा केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है, अपनी विफलताओं का सारा ठिकरा केंद्र सरकार पे फोड़ना है और लगातार विवादास्पद स्थिति के बयान इन्होंने देना है। इनके पास बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। जहां तक छात्रों का सवाल है, प्रधानमंत्री जी आज हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, यूक्रेन की सरकार भी ये कहती है कि मोदी जी इतने सक्षम नेता हैं, वही हस्तक्षेप करेंगे तब युद्ध बंद होगा। सर मैं आपको बता दूं कि हम कांग्रेस को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है उन्हें जोड़ने की। सर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार यूक्रेन और रूस की खबरें आ रही हैं और अब फिर एक यूक्रेन और रूस की खबरें आई है, जहां पर यूक्रेन और रूस में बढ़ते युद्ध के देखते हुए छात्राओं के परिजनों को चिंता सताने लगी है। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर से 4 छात्र MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए हुए थे। इधर परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बेटे शुभम गुप्ता से बात हुई है। वहीं परिजनों ने कहा कि दूतावास के जरिए रेलवे स्टेशन से रोमानिया बॉर्डर तक बच्चों को ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर से खतरे को देखते हुए दूतावास द्वारा जाने से मना कर दिया गया है। इधर डर के मारे छात्र इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में रहकर रात गुजार रहे हैं। कई फ्लाइट कैंसिल हो गया, कई फ्लाइट का बुकिंग किए थे, 4-5 फ्लाइट उन लोग कैंसिल कर दिए थे। 10 तारीख को टिकट हुआ था, फाइनल टिकट, लेकिन रूस द्वारा अटैक करने पर जो है वहाँ जितने भी बच्चे हैं सब दहशत में आ गए और बहुत परेशानी हुआ वो लोग को। रात भर 24 घंटा वो लोग दहशत में रहे। कल से ही वो लोग एडवांस में जाके फिर मार्केट से जो है लगभग 20 दिन का जो है खाने पीने का सामान, पानी का बोतल वगैरह लेके आ गए थे। और अभी कुछ देर पहले, 10 मिनट पहले ही वहाँ से मैसेज आया कि विनिस्तिया से वो लोग जो है अभी रोमानिया की ओर जो है ट्रेन से निकल रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो है, शासन द्वारा वो लोग को वहाँ से निकालने का कोशिश किया जा रहा है और संभवतः वो लोग आज रात तक रोमानिया बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे। ट्रेन में पढ़ाई कर रहा है, MBBS का पढ़ाई कर रहा है। तो किस तरह से डर बना हुआ है, क्या लग रहा है आपको? डर तो लग रहा है, सभी बच्चे फंसे हैं। तो क्या मांग, क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं? जल्द से जल्द घर में आ जाए बेटा। आपके बेटे से क्या बात हुई है, किस तरह से उन्होंने बताया है कि बताइए? हाँ वो तो बोल रहा था कि वहाँ वैसे माहौल नहीं है, फिर भी हम लोग को तो डर लग रहा है ना यहाँ पर। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए श्रवण महंत अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, यूक्रेन और रूस में लगातार युद्ध के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते युद्ध को देखते हुए छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं, तो परिजनों को भी अब चिंताएं सताने लगी हैं। वहीं अंबिकापुर के भी कुछ छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है उनका? के इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के फंसे हुए हैं जी। लगातार वहाँ गोली बारूद जैसे हालात बने हुए हैं और यहाँ के जो
परिजन जो है लगातार उनकी वतन वापस मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के हमने परिजन से बात की तो उनका कहना था कि किसी भी तरह से उनको चाहे इंडियन एमएनसी हो या यूक्रेन एमएनसी, लगातार इनके संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको जो है वो वतन वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से उनके बच्चों से बात हुई तो वो जो है टेलीफोन के माध्यम से बात की है, तो उन्होंने बताया कि ये जो कल बीते शाम की बात है, तो इनको जो है रोमानिया बॉर्डर ले जाया जा रहा था जो कि यूक्रेन में ही है, और वहां से ट्रेन के माध्यम से ले जाया जा रहा था। इसके बाद उनको फ्लाइट के माध्यम से वतन वापसी की बात कही जा रही थी, लेकिन शाम होते होते उनके जो बच्चे हैं वो दोबारा फोन करते हैं परिजनों को और ये बताया जाता है कि उनके जो ट्रेन है उनको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है और वो जो है पुनः वापस जो है हॉस्टल पहुंच जाते हैं। और जो वहां पे ये भी बताया गया है कि जिस तरह से वहाँ की हालात हैं, उनको हॉस्टल के नीचे जो है बंगर बना के रखा गया है और किसी भी तरह से सायरन अगर बजता है तो उनको वहां से छोड़ के भागने की है। तो जिस तरह से परिजन को बच्चों की जिस तरह से जानकारी मिल रहे हैं, तो यहाँ अंबिकापुर में जो छात्र के परिजन है वो लगातार परेशान है और वो गुहार कर रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको वो अपने बच्चे को वापस लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान लाना चाहते हैं और लगातार वो फ्लाइटें बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जो लगातार फ्लाइट बुक कर रहे हैं लेकिन वो फ्लाइटें जो है कैंसिल होती जा रही है, जिससे जो है यहाँ जो छात्र है उपेंद्र जो छात्र के पिता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं शासन से कि वो किसी भी तरह से जो भारत में जितने भी तमाम बच्चे हैं वो उनको किसी भी तरह से वापस लाया जाए। जी हम अभी थोड़ी ही देर में छात्र के पिता से भी जुड़ेंगे और उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनकी क्या व्यथा है, क्या परेशानी है और परेशानी भी हो भी क्यों ना, क्योंकि उनका बच्चा वहां फंसा हुआ है। तो हम अभी उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। श्रवण, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। अलग अलग शहरों से खबरें आ रही हैं, अलग अलग क्षेत्र से खबरें आ रही हैं, यहाँ का छात्र फंसा, वहाँ का छात्र फंसा। थोड़ी देर में हमने अभी देखा कि मध्य प्रदेश के भी कुछ छात्र फंसे हुए हैं। तो लगातार अपने राज्य में बच्चों को, छात्रों को बुलाने के लिए केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो लगातार प्रयास कर रही है। उनके परिजन भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और कि उनका बच्चा सही सलामत सुरक्षित घर लौट आए, जिसको लेकर गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए भूपेंद्र गुप्ता, छात्र के पिता, उपेंद्र गुप्ता, माफ कीजिएगा, उपेंद्र गुप्ता छात्र के पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, आपका बच्चा अभी यूक्रेन में है, किस हालत में है वो, अभी कैसे रह रहा है? आपकी बात हुई होगी उससे। जी जी जी, बात हुई थी अभी जी। और वो तो पूरे बच्चे वहाँ पे दहशत में है अभी जो है। जी हेलो जी, बोले, सुनाई दे रही है सर आपकी आवाज। हाँ, पूरे बच्चे अभी तो दहशत में हैं वहाँ पे जो है ना। अपने यहाँ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के लगभग 6 बच्चे हैं वहाँ पे और विनिस्ता मेडिकल कॉलेज में जो है 3 बच्चे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के हैं, है ना। और वहाँ पे भी कल तक तो ठीक था, लेकिन आज रात से जो है ना बमबारी शुरू हुआ है और बच्चे वहाँ पे बहुत ज्यादा दहशत में अभी भी। जी जी, और मैं भारत सरकार से यही मतलब आग्रह करूंगा कि जहाँ पे मेरे बच्चे लोग हैं और बच्चे जो हैं भारत के विनिस्ता मेडिकल कॉलेज में, इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से रोमानिया की दूरी 320 किलोमीटर है ना। और एम्बेसी अगर वहाँ से लेटर जारी करते हैं, उन बच्चों का कंफर्मेशन करते हैं, तो 5 से 6 घंटा में वो रोमानिया बॉर्डर पहुँच सकते हैं। देखिए, आप मैं चाहूंगा कि उनको जल्दी वहाँ यूक्रेन, भारत के जो राजदूत हैं यूक्रेन में, वो जो है विनिस्ता मेडिकल कॉलेज का जो है ना कंफर्मेशन करें ताकि बच्चे वहाँ पे पहुँच जाएं। और अभी भी लगभग वहाँ पे सेफ जोन है। उपेंद्र जी, हम लगातार कोशिश करेंगे कि ये खबर उन तक पहुंचे और आपके हम भी कामना करेंगे कि आपका जो बच्चा है सही सलामत सुरक्षित
घर लौट कर आए। लगातार प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार हो या प्रशासन हो, शासन हो, सभी कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों को, सभी छात्रों को सुरक्षित अपने देश लाया जा सके। लेकिन कहते हैं जब कोई रास्ता नहीं समझ में आता तो भगवान पे भरोसा करना चाहिए। बस हम आपको अभी सिर्फ एक ढांढस ही दे सकते हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित लौट आएगा और कामना कर सकते हैं और भगवान पर भरोसा रख सकते हैं। मैं एक और बात पूछना चाहूंगी आपसे कि वहां पर आपका जो बच्चा है वहां पर है, उनके साथ और कौन से बच्चे हैं, कौन से छात्र मौजूद हैं वहां पर, कितने लोग हैं? वहाँ पे लगभग 800 बच्चे इंडिया के हैं और बिरिस्टा मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे 800 बच्चे इंडिया के ही हैं। उसमें झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, यूपी के हैं, देहरादून के बच्चे हैं, साउथ के बच्चे हैं, लगभग सभी स्टेट के बच्चे वहाँ पे हैं। और वहाँ से रोमानिया की दूरी जो है 320 किलोमीटर है, 319 किलोमीटर। और वहाँ पे स्थिति उतना बमबारी जो है ना, ज्यादा अभी स्थिति ठीक है वहाँ पे जी। और मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो अगर वहाँ से बच्चे को निकाल दें तो बच्चे को 4 दिन के अंदर पहुँच सकते हैं। मतलब फिलहाल अभी तो सुरक्षित है वो वहाँ पर? सुरक्षित है, लेकिन दहशत में है। वहाँ भी जैसे रात में भी 3-4 जगह अटैक हुआ और अभी भी बच्चे से बात हुआ तो बोले कि हम लोग अभी भी हॉस्टल से खाना वगैरह खा के जो है हम लोग का मेडिकल कॉलेज के बंकर है वहाँ पे हम लोग सब चले गए हैं करके। उपेंद्रित जी, मैं आपसे चाहूंगी कि जब भी आपके बच्चे से बात होती है, अब वहाँ पर दहशत में होंगे ये हम समझ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश कीजिए कि जिससे कि वो उससे थोड़ी ताकत मिले और वो वहाँ से सुरक्षित लौटकर घर वापस आ जाए। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अभी यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, तो आपके पास किसी जनप्रतिनिधि का या किसी अधिकारी का फोन आया है या कोई आया है, किसी ने आश्वासन दिया आपको? नहीं, अभी तक तो मेरे पास मीडिया वाले आए थे, बाकी जो है ना जिला प्रशासन के से उनसे भी बात हुई थी और रेणुका सिंह जी माननीय केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके द्वारा बेटे से बात की गई थी कल जो है जी। और उनके द्वारा भी ढांढस बंधाया गया कि हम लोग जो है ना पूरा जल्द से जल्द जो है ना इंडिया लाने का कोशिश कर रहे हैं करके। जी जी, चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से परिजनों के हम देख सकते हैं कि परिजन कितना परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानी का कारण हम समझ सकते हैं कि आखिर अगर यूक्रेन में जब उनके बच्चे फंसे हुए हैं, जहां पर युद्ध चल रहा है और ऐसी जगह पर फंसा होना, ऐसे में फंसे हैं बच्चे, तो परिजन क्यों ना परेशान होंगे। और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित वापस घर लौट कर आ जाएं। शासन प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि उनके बच्चे, भारत के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो छात्र हैं, वो सुरक्षित भारत लौट कर आ जाएं। इसी के साथ बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।